अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 112 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में वीडियो बनाने वाला हूं। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा और मेरी किसी एक बात को किसी दूसरी या तीसरी बात से मत मिलाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्मार्टली एंड अर्न डबल। अगर आप अपनी ब्रीडिंग में ज़रा सा भी दिमाग इस्तेमाल करें, ज़रा सी भी दो चार चीज़ें, या अगर आपको अवेयरनेस हो, तो आप इन्हीं परिंदों से ब्रीडिंग जो है वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यहाँ तक कि 5 गुना ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। सिर्फ क्या करना है कि अपना खोपड़ा इस्तेमाल करना है आपने, जो कि आप लोग बंद रखते हैं। ब्रीडिंग तो हर किसी के पास आ रही है यार, सबके पास आ जाती है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके पास भी आ जाती है, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और नुकसान आपको ना होने के चांसेस होंगे बिल्कुल, अगर आप अच्छे से सोचेंगे, ट्रिक्स पे चलेंगे या प्लान्स पे चलेंगे, या अगर अवेयरनेस हासिल करते रहेंगे डिफरेंट चैनल से। ये नहीं कि आप सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरा चैनल देखा करें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, भाई हर तरह के चैनल हैं, आप हर तरह की वीडियो आप देख के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर बना रहा हूँ कि किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है अपने भेजे को, इस फ़िशर की ब्रीडिंग के अंदर बच्चे किस तरह से निकालने हैं। मैं आपको एक सेटअप बताता हूँ, मेरे एक दोस्त का सेटअप है। अब आप देखें कि कितना लेट उसने शुरू किया, यानी कि बहुत अभी रिसेंटली वो आया था बर्ड्स की इसमें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने सेटिंग क्या बनाई है, मेरे सामने उसने बनाई है, माशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है। देखिए उसने क्या किया, जो कॉमन लव बर्ड होते हैं ना, लव बर्ड और फ़िशर, जो ग्रीन फ़िशर होते हैं और ग्रीन लव बर्ड होते हैं अलग से, वो उसने लिए। अच्छा, वो फ़िशर ही फ़िशर लिए जा रहा है। जो सबसे सस्ता आइटम था ना मार्केट में, वो लव बर्ड और फ़िशर था, ग्रीन वाले की बात कर रहा हूँ, सिंपल जो कॉमन आता है। तो वो लिए जा रहा मेरे साथ ही वो गया था किसी के सेटअप पे, वहाँ से भी उसने उठाया, फिर मार्केट से भी ले रहा था, फिर कुछ लोगों से घर जाके भी ले रहा था। और वो यानी कि कदम कदम पे मुझे बता भी रहा था कि यार मैं ये ले रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ। अच्छा, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि पैसे उसके पास थे अच्छे खासे। तो मैं उसको कह रहा था कि तू ये इतने सारे जमा कर रहा है, तू कुछ और ले ले, कोई अच्छी म्यूटेशन भी ले सकता है। हालांकि मैं किसी के पर्सनल मामलात में बिल्कुल भी भाई इंटरफेयर नहीं करता, जिसको जो लेना है वो ले, जिसकी जितनी जो इस्तात है वो उसी के हिसाब से काम करेगा ना। लेकिन चूंकि मैं देख रहा था उसके पास कैश इतना ज़्यादा था, फिर भी वो जो है ना, समझ लें कि 4-4 हज़ार वाली चीज़ें वो जमा किए जा रहा था। तो मुझे उस वक्त तो उसने नहीं बताया, लेकिन वो हंस रहा था। मैं जब उससे पूछता था तो वो हंसने लग जाता था आगे से। तो मुझे पता था कोई ना कोई हरामीपन ज़रूर करेगा इसमें, कुछ ना कुछ चक्कर चलाएगा ये। खैर करते 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 उसने 30 पेयर जो है ना, बिल्कुल कॉमन जो फ़िशर होते हैं ग्रीन वाले, वो जमा कर लिए उसने। और उसके बाद उसने मेरे ख्याल से 10 पेयर जो है वो इसके पारब्लू के लिए। तो पारब्लू के जब पेयर लिए उसने मुझे बुलाया था दिखाने के लिए, मैं उसके घर गया तो माशाल्लाह बहुत अच्छे उसके पेयर थे और बहुत खूबसूरत पारब्लू में, जिसको कहते हैं ना कि A1 क्वालिटी, वो उसके पास थी। और वो 10 के 10 पेयर लाजवाब थे। मज़े की बात ये कि वो पारब्लू सारे एक जैसे नहीं थे, यानी कि वो डिफरेंट लाजवाब तरीके के पारब्लू थे, अलग अलग, पता नहीं कहाँ से उसने जमा किए थे, क्या किया था। बहरहाल 10 वो लेकर आया। अच्छा, अब मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि बाकी जो 30 पेयर इसने फ़िशर के रखे हैं, ये कर क्या रहा है इसका। अब वो उसने इंतज़ार किया, पारब्लू को उसने बॉक्स नहीं लगाए, ठीक है, वो उसने जो है ना साइड पे रखे हुए थे विदाउट बॉक्स, उनको ब्रीडिंग केज में खुला छोड़ा हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने उसका पूरा ध्यान अपने फ़िशर्स पे था और जो ग्रीन लवबर्ड, कॉमन लवबर्ड थे, इस पे था। 30 पेयर थे टोटल। तो वो जो है इस पर ध्यान दे रहा था, बॉक्सेस लगा रहा था, नेस्टिंग वगैरह इसने करवाई। और वहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा एक एग्जॉस्ट फ़ैन लगाया ताकि माहौल जो है सही बन जाए, गर्मी ना लगे परिंदों को। और काफ़ी ठंडा सेटअप था उसका। मैं गया हूँ उसके पास, जब बन रहा था सेटअप उस वक्त भी गया, बाद में भी गया, ब्रीडिंग के बाद भी गया, अभी भी लास्ट टाइम होके आया हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे यार, उसका आप दिमाग देखें लड़के का। हालांकि वो बहुत बाद में आया है इस हॉबी में और हम तो बहुत पुराने हैं इस चीज़ में। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास दिमाग होता है ना, कोई भी दुनिया ज़िंदगी में हर कारोबार दिमाग से चलता है। कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी चीज़ अगर आपको चलानी है तो वो दिमाग से बनेगी। तो उसने क्या किया कि वो ब्रीड पर आ गया, उसके जो फ़िशर थे ये सारे ब्रीड पर आ गया। उसने क्या किया, एक एक ब्रीड ले ली, सबसे ले ली उसने, एक ब्रीड पूरी ले ली फ़िशर से। तो फ़िशर वहाँ पे सेट हो गए, कॉन्फिडेंस उनका बहाल हो गया कि भाई वो सेट हो गए, फ़िशर की ब्रीड आ गई, पट्टे उसने साइड पे कर लिए। अच्छा, अब उसने क्या किया, जब पट्टे साइड पे किए तो उसने पारब्लूज़ को भी बॉक्सेस लगाना शुरू कर दिए। तो मुझे उसने बताया कि यार मैं क्या करूँगा, पारब्लू के जो अंडे निकलेंगे ना, वो मैं इनके नीचे रख दूंगा, फ़िशर वगैरह के नीचे, क्योंकि एक ब्रीड तो ये कर चुके हैं सक्सेसफुली। तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चों को सही पाल रहे हैं। उसने नोट कर लिया पहली ब्रीड में कौन कौन से पेयर अच्छे से फीड करवा रहे हैं, कौन से कम फीड करवा रहे हैं, कौन से क्या कर रहे हैं। तो उसने रिकॉर्ड बना लिया पूरा। अब ये आप यकीन नहीं करेंगे, पारब्लू का पहला ब्रीड था, उसने वो सारे अंडे उठाए, सारे के सारे उसने लवबर्ड और फ़िशर के नीचे रख दिए। और इतने खूबसूरत उसके पारब्लू के बच्चे निकले। लवबर्ड, ये जो फ़िश कॉमन फ़िशर जो थे, इन्होंने पाले पारब्लू के बच्चे।
और इतने खूबसूरत, इतने प्यारे बच्चे, यानी कि पलाई इतनी अच्छी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि पार ब्लू खुद अपने बच्चे तो पालता है, हर परिंदा अपने बच्चे पालता है। ये सिर्फ गलत फहमियाँ होती हैं कि इनो जो है या एल्बिनो जो है वो अपने बच्चे ठीक नहीं पालेगा, फलाना करेगा, यूँ करेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ ब्लड लाइन में ऐसा होता है कि वो थोड़े से कम, यानी कि पालन पोषण में थोड़े से वीक होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो पालते ही नहीं हैं अपने बच्चे। लेकिन जो कॉमन फिशर है ना, ये तो बहुत अच्छी भराई करवाते हैं अपने बच्चों की, जो फीडिंग है बहुत, यानी कि हाई फीड करवाते हैं, उनको पूरा भर देते हैं गले तक ऊपर। तो जाहिर है कि उनके नीचे रखे हुए बारबलू के बच्चे कितने ज़बरदस्त पल रहे होंगे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी लास्ट टाइम गया, मैंने हाथ में पकड़ के देखे यार, उनके बच्चों के साइज़ ऐसे थे कि जैसे बब्बर शेर के बच्चे होते हैं ना, इस तरह के साइज़ थे उनके माशाल्लाह से। और इतना सक्सेसफुली उसने प्ले किया ना इस चीज़ को, इतना स्मार्टली उसने प्ले किया है, यानी कि वो समझें कि उसने कॉमन फिशर्स को ग़ुलाम की तरह रखा हुआ है। ग़ुलाम की तरह वो उनसे ब्रीड ले रहा है, बच्चे पलवा रहा है किसी और के, पार ब्लू के। जब उसके पास सारे कॉमन फिशर बच्चों पर होते हैं ना, तो फिर वो पार ब्लू को एक ब्रीड खुद पालने देता है वो, ठीक है। तो देखें, दिमाग इसको कहते हैं। अब इसी तरह की मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। इसी तरह मेरे एक और भी दोस्त हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है जिसको हैंड फीड की ट्रेनिंग दी बाकायदा तौर पे, और वो ट्रेनिंग मैंने दी थी, यानी कि उन्होंने मुझसे दिलवाई उस लड़के को हैंड फीड की ट्रेनिंग। क्योंकि आपको पता है कि जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं इनमें हैंड फीड करवाना कोई इतनी आसान बात नहीं होती, काफ़ी मुश्किल होता है। जो बिग बर्ड्स होते हैं लाइक रिंगनेक से शुरू हो जाते हैं, रिंगनेक, ग्रे पैरेट और मकाओ और सन कनेर, इनको हैंड फीड करवाना बहुत आसान होता है। और ये हैंड फीड में कभी भी ख़राब नहीं होते, इनमें कोई मसला नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर है कि इनकी अंदर एक्सेप्टेंस होती है, इनकी चोंच बड़ी होती है, इनका मुंह बड़ा होता है, तो आप इनको इजीली कुछ भी आप फीड करवा सकते हैं। आप यानी कि थोड़ा सा हार्ड फूड भी आप इनको एज अ सॉफ्ट फूड के तौर पे चला सकते हैं, यानी कि इस्तेमाल फीडिंग करवा सकते हैं आप इनको। जैसे कई लोग आपने देखा है कि गीले चने जो है भिगो के वो हाथ से ही पीस के जो है ना मुँह में डाल देते हैं उनके, बजाय इसके कि वो हैंड फीड करवाएं। तो ऐसे भी मैंने देखा है पलते हुए, तो बहुत अच्छे बच्चे पलते हैं बड़े बर्ड्स के। लेकिन जो छोटे बर्ड्स होते हैं उसमें बिल्कुल टोटली डिफरेंट किस्सा होता है, ठीक है। उनकी चोंच का जो एरिया होता है वो भी छोटा होता है, उसके लिए आपको बहुत केयरफुली पाइप घुसाना होता है अगर आप डायरेक्टली उसके क्रॉप में जो है वो फीड डालना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है, फ़ीड का टाइम ओवर फीड ना हो जाए, क्योंकि बिग बर्ड्स में ये होता है कि जब वो उनका फ़ीड पूरा हो जाता है तो वो फ़ीड मांगना बंद कर देते हैं। लेकिन स्मॉल बर्ड्स में क्या होता है, वो मांगते रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चूँकि फ़ीड जो है डायरेक्टली गले में उतर रही होती है तो उनको जायका नहीं आ पा रहा होता, इसलिए वो मज़ीद आपसे मांगते जाते हैं और आपको भी पता नहीं चलता। तो ये बहुत यानी कि स्मार्टली हैंड फीड करवानी होती है, ख़ास करके कॉकटेल को, ठीक है। कॉकटेल की जो हैंड फीड होती है वो बहुत यानी कि समझ लें कि केयरफुली करवानी पड़ती है। जो नए लोग उठाते हैं ना कॉकटेल हैंड फीड पे, उनके पास ख़राब हो जाते हैं ज़्यादातर के पास। तो इतना यानी कि सेंसिटिव मामला होता है स्मॉल बर्ड्स का, इनको बड़ा देख के बहुत सारी चीज़ों में सोच समझ के चलना पड़ता है चीज़ों को। तो देखें, ये उसको ट्रेनिंग दी लड़के को, जब ट्रेनिंग दे दी प्रॉपर, उसको बता दिया, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ बर्ड्स ऐसे थे जो हैंड फीड वाले थे वो ख़राब भी हुए। तो ख़राब तो होते हैं भाई, जब आप कोई नया बंदा जब सीख रहा होता है हैंड फीड, तो लाजमन उसके पास बर्ड ख़राब होंगे। ख़राब क्या होते हैं, पैर टेढ़े हो गए, ओवर फीड करवा दी, अब उल्टियाँ कर रहा है पूरा दिन, आपका जो बर्ड है वो उल्टी कर रहा है, उगल रहा है बार बार। अब जहाँ उसने उगलना शुरू किया है ना, बस समझ लें काम ख़राब है, क्योंकि वो सारा उगलेगा, मुंह ख़राब हो जाएगा उसका, गर्दन ख़राब हो जाएगी। और देखें, अगर जो छोटा जो नंगा बच्चा होता है ना, वो अगर उल्टी कर दे तो उसको संभालना इतना मुश्किल नहीं है, वो तो साफ़ कर लेते हैं आप। लेकिन अगर ऐसा बर्ड है जो नियर टू सेल्फ है, अगर वो उल्टियाँ कर रहा है ना, तो उसका मुंह से निकला हुआ सारा उसके फैदर्स पे चिपक जाएगा। अब नंगे बच्चे के फैदर्स तो होते नहीं हैं, तो उसी वक्त आप साफ़ कर देते हैं किसी भी जैसे वो टिश्यूज़ आते हैं या आपके पास वाइप्स होते हैं, उनसे आप साफ़ कर देते हैं, या किसी गीले कपड़े से, नरम कपड़े से आप साफ़ कर देते हैं। लेकिन जिसके फैदर्स होते हैं ना, जो नियर टू सेल्फ होता है, उसके फैदर्स पे चिपक जाती है फीड, और ऐसी चिपकती है बस फिर वो ख़ारिश शुरू करता रहता है, ख़ारिश अपने आगे पीछे, उसकी आँखों में, मुँह में, वो ख़राब हो जाता है। फिर एक ये होता है कि आप फ़ीड की टाइमिंग आपको देखनी पड़ती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गैप दे रहे हैं यार फ़ीड में, यानी बहुत लंबे टाइम बाद अगर आप उसको फ़ीड करवा रहे हैं, तो कमज़ोरी में से पैर मुड़ जाते हैं उसके। फिर दूसरा ये देखना होता है कि जो स्मॉल बर्ड्स हैं, इनको फ़ीड करवाते हुए ये भी चेक करना पड़ता है कि आपकी जो हैंड फ़ीड है ना, वो आपकी अच्छी क्वालिटी की हो, और ज़्यादा पतली भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ी, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी ना हो। चलें, अगर गाढ़ी हो जाए तो मसला नहीं, लेकिन पतली नहीं होनी चाहिए भाई। पतली होगी तो परिंदा ज़ाहिर है पतली हैंड फीड पे कितना टाइम निकालेगा, उसके पैर जो है ना वो टेढ़े हो जाते हैं, इसी वजह से, कमज़ोरी की वजह से। तो ये मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया। पहला ये बताया कि आप कुछ फॉस्टरिंग करवा लें। फॉस्टरिंग बताया था मैंने आपको कि महंगे तोतों के बच्चे आप उसी कैटेगरी के सस्ते तोतों में रखवा कर उनसे आप पलवा सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आप हैंड फीड पर उठा के, जब आप बच्चे हैंड फीड पर उठाएंगे तो आपका पेयर ज़ाहिर है दोबारा फ़ौरन से ब्रीड पर आ जाएगा। तो इस तरह ब्रीड डबल हो जाती है, डबल ट्रिपल। जैसे साल में अगर फ़िशर जो है वो लेट सपोज़ कि भाई साल में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ
4 ब्रीड करता है। तो अगर आप हैंड फीड पर उठाएंगे तो भाई वो साल में 7-8 ब्रीड कर देगा आपके पास, या चलो 6-7 तो कर ही देगा कम से कम। तो हैंड फीड पर उठाने का ये फ़ायदा होता है। और दूसरा ये एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये भी नहीं कर सकते भाई, तो इसके बाद फिर एक और हल है आपके पास। लेट्स सपोज आपके पास 20 से 30 पेयर हैं, ठीक है। अब उन सब ने बच्चे दिए हैं, अच्छा 3-3 बच्चों का एवरेज आ रहा होगा, किसी के पास 4 होंगे, किसी के पास 3 होंगे, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे कि उनके बच्चों को आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज से मुराद ये कि सारे छोटे बच्चे किसी एक पेरेंट्स को दे देंगे, बड़े बच्चे एक की तरफ कर देंगे। एक से मुराद ये नहीं कि आप कहीं ऐसा ना हो कि एक पेरेंट्स को छोटे बच्चे आप 9 बच्चे पकड़ा दें, इस तरह तो गलत हो जाएगा। एक पेयर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 4 से 5 बच्चे पाले बस, इससे 5 से ऊपर पलवाना बहुत बेवकूफ़ी हो सकती है। 5 से ऊपर बच्चे पालना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आपके पास एसी लगा हुआ है, या चलो अगर सर्दियाँ तो फिर तो समझ में आता है, कुछ थोड़े बहुत गुंजाइश हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से 5 बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, यानी 5 बच्चों से ऊपर गलती होगी एक बॉक्स में डालना। तो 5 बच्चों के हिसाब से आप सारे बच्चे जो हैं वो फॉस्टर कर दें। फॉस्टर से मुराद ये कि ट्रांसफ़र कर दें, 5-5 बच्चों का रेशो रखवा दें ख़ुद से आर्टिफिशली। और इस तरह करने से क्या होगा, आपके 1-2 पेयर ऐसे होंगे या 4 पेयर ऐसे होंगे जो फारिग हो जाएंगे आपके, जिनके बच्चे सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है, आप अपनी ब्रीड को जो है ना बढ़ा लेते हैं इस तरह से। देखें, दिमाग से चलेंगे तो आपका सेटअप चलेगा, ठीक है, वरना अगर आप नॉर्मली चलाते रहेंगे तो उस वक्त भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन एक मज़ा आता है ना यार, अल्लाह ताला ने देखें कि इंसान को इंसान बना के भेजा है, अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया अल्लाह ताला ने। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान जो है वो सबसे अजीम मखलूक है, यानी कि ये दिमाग वाली मखलूक है, सोचेगी भी समझेगी भी। देखें, अल्लाह ताला ने नबी भी जो है ना इंसानों में से चुने थे। जितने भी हमारे अंबिया कराम गुजरे हैं वो थे तो वो इंसान ही ना। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इतना बड़ा रुतबा बख्शा है कि इंसानों में से ही नबी चुन लिए। तो ये हमें चाहिए, हम अपने कोई भी काम करते हैं यार, अगर हम कोई भी काम में ज़रा सा भी अपना दिमाग लगाते हैं, एफ़र्ट लगाते हैं, वो चीज़ मैंने देखा है 50 गुना आगे निकल जाती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं छोटी सी। देखें, बर्ड्स की तो एक बात एक अलग हो गई, वैसे भी मैं आपको ज़िंदगी में मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं ना, मेरा मकसद ये होता है कोई ना कोई अच्छी बात सीख के बंदा चला जाए मेरे से। मैं आपको बताता हूँ बचपन में क्या करता था। मेरे साथ के लड़के जो थे वो रट्टे लगा रहे हैं। अब रट्टे वो बेसिकली ज़हीन थे, रट्टा लगाना भी कोई आसान बात थोड़ी है। जो रट्टे लगाते हैं उन्हीं के तो अच्छे नंबर आते हैं। वो रट्टे मार मार के लिख के वो याद करते थे, पूरा दिन उनको लग जाता था और उनके नंबर ज़्यादा आ जाते थे। यानी कि वो बेसिकली उनको लोग कहते हैं ये पढ़ने में अच्छा है, जिसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं वो पढ़ने में अच्छा है। लेकिन उनको ये नहीं पता भाई वो पढ़ने में नंबर उसके कैसे अच्छे आ रहे हैं, वो लिख के कुत्तों की तरह वो रटी हुई है। एप्लीकेशन भी रटी हुई है। अबे भाई, एप्लीकेशन का खाली फॉर्मेट आप पता होना चाहिए, बीच में जो मटेरियल है वो तो बच्चा भी लिख लेता है, उसको कौन। लेकिन फिर भी बहरहाल बचपन में बच्चे जो है याद करते थे, हर चीज़ याद किए जा रहे हैं, तो उनके नंबर भी ज़ाहिर है। फिर जब याद की हुई चीज़ आप लिखते हो तो आप सही से लिखोगे, उसमें कोई गलती तो नहीं होगी ना, वो एज इट इज़ आपको जो नोट्स में लिखी हुई ऐसे ही आप लिखोगे तो उसमें मार्क्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं बचपन से ही थोड़ा क्रिएटिव किस्म का था। तो मैं बहुत ज़्यादा घुसता नहीं था, लिखी हुई बातों के अंदर ना घुस नहीं जाता था। मैं थोड़ा बहुत खुद से क्रिएट करता था। तो मेंटली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मैं सिर्फ मिडिल जो उसका जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, मिडिल जिसको कहते हैं हम मिडिल ऑर्डर, वो मैं पढ़ लेता था। उसका पूरा ऑर्डर पढ़ के मैं टॉपिक समझ जाता था कि बात किस बारे में हो रही है, और फिर उसी हिसाब से मैं खेलता था, लफ्ज़ों के साथ बनाता था। और पूरा मैं यानी कि अपने एग्ज़ाम्स में एक एवरेज मार्क्स ले आता था। 76% आई मेरी 9 में, मैट्रिक में भी 76 आई, तो एवरेज भी 76 का निकला। तो अगर आप दिमाग से चलेंगे तो टाइम भी कम खर्च होगा और फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।